Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to study our chapter number 5th of class 12th business studies and the name of chapter is organizing. अब तक हमने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, प्लानिंग क्या होता है, वो सब देख लिया है। आप वो प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। सो लेट अस, आज हम अपना चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग। देखिए, प्लानिंग कर ली चलिए कि काम कैसे करना है, क्या होना है, पर उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, रिसोर्सेज को इकट्ठा करना, चीज़ों को ऑर्गेनाइज फॉर्म में करना ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अकम्पलिश किया जा सके, मतलब अचीव किया जा सके। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये तो सोच लिया कि मेरे को दिल्ली जाना है, पर मेरे पास अगर मैंने संसाधन ही ना इकट्ठे किए हों, चीज़ों को ऑर्गेनाइज ही नहीं किया हो, तो क्या पहुंच पाऊंगा? नहीं। तो सेम लाइक दैट। सो लेट अस रीड। Organizing refers to identifying and grouping different activities in organization and bringing together human and non-human resources to achieve organizational goal. Human मतलब जो हम स्टाफ रखेंगे वहाँ पे वो सारी चीज़ें एक साथ आएंगी ऑर्गेनाइजेशन के, और नॉन ह्यूमन पैसा या कैपिटल जो भी और चीज़ें होती हैं वो जब ह्यूमन कैपिटल और नॉन ह्यूमन कैपिटल मिलेगी तो क्या होगा, हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सकते हैं। उसी को ही हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग। मतलब एक प्रोसेस है जिसके जरिए ह्यूमन और नॉन ह्यूमन कैपिटल को हम एक साथ उपयोग करके, इकट्ठा करके ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करते हैं। स्टेप इन द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, कौन कौन से स्टेप होते हैं? जैसे सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले तो हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि किस व्यक्ति को क्या काम देना है और कौन किस काम को सही से कर सकता है, किस काबिल है। इसको हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। फॉर एग्जांपल, जैसे ऑर्गेनाइजेशन को सेल्स करवानी है तो उसके लिए वो देखेगी कि सबसे बेस्ट सेल्समैन कौन है। तो यानी पहले आइडेंटिफाई किया, फिर डिवीजन ऑफ वर्क, काम बांट दिया कि कौन क्या काम करेगा। डिपार्टमेंटेशन, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं। सेल्स का डिपार्टमेंट, एचआर का डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इस तरह से सबको ड्यूटीज असाइन की जाती है, जिम्मेदारियां जो काम उन्हें करने हैं। और आप जब वो काम उन्हें असाइन कर दिए जाएंगे कि ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, तो क्या होगा, उसके बाद उस व्यक्ति को रिपोर्ट भी करना होगा कि मैंने यहाँ तक ये कर लिया या नहीं किया। इसको आसानी से समझिए, जैसे आप लोग हैं क्लास में, तो टीचर ने असाइनमेंट देना है, तो उसने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि कौन बच्चा कौन सा असाइनमेंट करेगा। फिर उसने डिवीजन ऑफ वर्क कर दिया उसमें। उसके बाद उसने डिपार्टमेंटेशन बना दिया कि 5 बच्चों का डिपार्टमेंट एक, 5 बच्चों का एक, इस तरह से। फिर उसके बाद उन हर डिपार्टमेंट की ड्यूटीज असाइन कर दी, हर इंडिविजुअल की ड्यूटी असाइन कर दी क्लास के अंदर। और फिर उसके बाद जब आप वो काम कर लोगे या कर रहे होंगे तो आप किसको रिपोर्ट करोगे? टीचर को। सेम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे ही होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजिंग की? ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स फैसिलिटेट्स, लेट अस रीड व्हाट इट फैसिलिटेट्स। बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, अब हर व्यक्ति जिसको उसकी ड्यूटी असाइन की गई है वो अपने काम में स्पेशलाइज होगा। तो एक अच्छा पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन का, ऑर्गेनाइजिंग का। क्लैरिटी, हर आदमी को पता है कि उसको क्या काम करना है, तो काम के बीच में क्लैरिटी है कि जैसे मान लीजिए मेरे को क्लैरिकल काम करना है, तो मैं सेल्स डिपार्टमेंट की टेंशन क्यों लूं? मेरे को जब मेरा काम क्लियरिटी पूर्वक पता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बिल्कुल बेहतरीन उपयोग होता है रिसोर्सेज का इस ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के अंदर, क्योंकि हम पहले से ही स्पेशलाइज्ड पर्संस को ढूंढते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं, डिपार्टमेंटेशन कर देते हैं। अडॉप्शन टू चेंज, और अगर एनवायरनमेंट में कोई चेंज आ रहा है उसको ये इजीली एब्जॉर्ब या अडॉप्ट कर लेता है। अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, क्यों? क्योंकि हर आदमी को पता है कि उसको क्या काम करना है और किसको रिपोर्ट करना है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अच्छा होता है। और फिर आदमी का खुद का भी विकास होता है, उसे अच्छी तनख्वाह और फ्यूचर में ग्रोथ का प्लान, प्रमोशंस मिलते हैं। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, ये ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, ऑर्गेनाइजेशन भी एक्सपेंड करती है और ग्रोथ करती है, और जो इंडिविजुअल उसमें लगे हुए हैं वो भी एक्सपेंड और ग्रोथ करते हैं।
तो आप ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने 7 पॉइंट पढ़े कि इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग चीजों को ऑर्गेनाइज करना क्यों जरूरी है। तो उसके अंदर ये 7 कारण है जिसकी वजह से हमें चीजों को ऑर्गेनाइज करना जरूरी है हमारे लिए। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इट रेफर्स टू द फ्रेमवर्क विद इन द मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म, कि कैसे काम होंगे, किस तरह से चीजें ऑर्गेनाइज की जाएंगी। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अब 2 तरह के होते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर। लेट अस रीड, इट रेफर्स टू ग्रुपिंग ऑफ जॉब ऑफ सिमिलर नेचर अंडर वन डिपार्टमेंट। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे मान लीजिए, इसको आसान भाषा में समझिए कि क्लास के अंदर 10 बच्चों को मैथ पसंद है, तो हमने क्या किया, उनका एक डिपार्टमेंट बना दिया। 10 बच्चों को साइंस पसंद है, उनका एक, और 10 बच्चों को आर्ट, उनका एक, तो 3 डिपार्टमेंट बन गए। तो बस यही फंक्शनल, सेम नेचर का काम करने वाले या सेम स्पेशलाइजेशन रखने वालों को हमने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक डिपार्टमेंट में रखा, वो हमारा फंक्शनल। डिविजनल, इट रेफर्स टू ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट अंडर वन डिपार्टमेंट। कहने का मतलब है, जैसे एक कंपनी साबुन भी बनाती है और पाउडर भी बनाती है, तो उसने क्या रखा, साबुन का डिपार्टमेंट अलग, पाउडर का डिपार्टमेंट अलग, ऐसे डिविजनल स्ट्रक्चर, जिसमें एक ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट। जो जैसे अब एक प्रोडक्ट है साबुन, तो जितने भी लोग, चाहे सेल्स वाले हैं, चाहे एमआर वाले, कुछ भी, जो भी लोग उस फर्म के अंदर सारे जुड़े हुए हैं उस साबुन को बनाने में, वो कहाँ जाएंगे, वन डिपार्टमेंट में। दूसरे वाले जो दूसरे प्रोडक्ट के साथ जुड़े हुए होंगे, एडवर्टाइजिंग वाले उस प्रोडक्ट की, वो सब चीजें उसमें आ जाएंगे डिपार्टमेंट में। इसको और आसानी से समझिए, जैसे मान लीजिए आपके क्लास में एक टास्क दिया गया, 2 टास्क है, कि पहला तो आपको फील्ड में जाके कुछ काम करना है, और दूसरा कि आपको क्लास के ब्लैक बोर्ड पे कुछ बनाना है। अब 6 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कहा सर हम तो क्लास के ब्लैक बोर्ड पे बनाएंगे, तो वो आपस में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, तो वो हो गया एक डिपार्टमेंट, और जो फील्ड वाले बच्चे थे वो हो गया अलग डिपार्टमेंट। अब फंक्शनल के फायदे क्या हैं कि वन नेचर की जॉब को एक डिपार्टमेंट में रखना। जैसे देखिए, फंक्शन स्पेशलाइजेशन बढ़ता है, सबसे पहले तो सीधी सी बात है, क्योंकि सारे लोग एक ही डिपार्टमेंट में होंगे जो उस चीज से जुड़े हुए होंगे। इफेक्टिव कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है विद इन डिपार्टमेंट, क्योंकि सब लोग उसी के अंदर है ना, मतलब जैसे कहने का मतलब है कि 10 बच्चे थे वो जिन्हें मैथ पसंद था, वो एक ही डिपार्टमेंट के अंदर है, तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं फैलेगी, सब लोग आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करेंगे। इम्प्रूव एफिशिएंसी बढ़ेगी, डुप्लीकेशन ऑफ फंक्शन बढ़ेगा, अवॉइड होगा, सॉरी, और ट्रेनिंग में इसका बहुत फायदा मिलेगा, और सब इसमें प्रॉपर अटेंशन देंगे। क्यों? क्योंकि जब मैथ वालों को ये पता है कि हमने तो मैथ ही पढ़ना है और हमारे टीचर हमें मैथ ही पढ़ाएंगे, तो वो प्रॉपर अटेंशन देंगे। कहने का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हम ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के जरिए एक डिफरेंट, मतलब कि सेम ग्रुप को एक ही डिपार्टमेंट के अंदर रखते हैं, तो क्या होता है, उनका अटेंशन लेवल प्रॉपर रहता है। नुकसान क्या है? फंक्शनल एम्पायर, एक ही उसके अंदर सब इकट्ठे हो जाते हैं उसी सेम के लिए, तो वो सीमित हो जाता है, एम्पायर खड़ा हो जाता है बहुत बड़ा। डिफिकल्टी इन कोऑर्डिनेशन विद डिपार्टमेंट, दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करने में डिफिकल्टी होती है। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अब उसी सेम डिपार्टमेंट के अंदर जहाँ सेम क्वालिफिकेशन वाले लोगों को रखा, तो हर किसी का अलग इंटरेस्ट हो सकता है। इनफ्लेक्सिबिलिटी, चेंज इजीली नहीं आ पाएगा। और होल्ड अकाउंटेबल, डिफिकल्ट टू होल्ड अकाउंटेबल, मीन टू से कि कौन लाइबिलिटी लेगा, क्योंकि सब तो सेम स्पेशलाइजेशन के है। कहने का मतलब है एक आदमी से गलती हुई तो वो क्यों लेगा, दूसरा क्यों, दूसरे पे भी उसका ब्लेम डलेगा, क्यों? क्योंकि दोनों सेम रखते थे। समझ आ रहा है? अब डिविजनल के क्या एडवांटेज है? प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होता है प्रोडक्ट का, अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, इजीली चीज़ों के साथ उसको एडजस्ट किया जा सकता है। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ,
अच्छा होता है इसके अंदर, डिविजनल के अंदर, क्योंकि हर आदमी के हमने चीज़ें एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड सारे जितने भी लोग हैं वो एक के ही अंदर है, तो एक डिपार्टमेंट के ही अंदर है, तो क्या होगा, चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करेंगी। डिसएडवांटेज, कई बार डिपार्टमेंटल कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, क्योंकि बहुत अलग अलग तरह के सोच एक साथ काम कर रहे होते हैं। कॉस्टली है, क्योंकि इतने सारे लोगों को एक ही डिपार्टमेंट में मैनेज करना। इग्नोर ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, हर आदमी अपना इंटरेस्ट हित पूरा करने लग जाता है वहां पे, ये भी समस्या है। अब एक है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज डिजाइन्ड बाय द मैनेजमेंट टू अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, वो जहां पे सारी चीजें, जितनी भी एक्टिविटी हैं, सब रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से होंगी, किसी में भी कोई भी चेंज आदमी अपनी मनमर्जी से नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास, मैं किसी फर्म में जॉब कर रहा हूँ और मेरे पास ऑर्डर आया है कि मेरे को आग लगानी है, समझ आ रहा है, तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि आग लगाने से तो नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, बस आग लगा देनी है। कहने का मतलब है कि अगर मान लो मेरे को ये, और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी नियम कानून होते हैं, आदमी को उन्हें ही फॉलो करना है, अपना माइंड उसमें लगाना नहीं है। मतलब अपनी एडवाइस की उसमें कोई महत्वता इतनी होती नहीं, बस जो आपको कहा जाए वो आप करते जाएं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके फीचर्स क्या हैं? द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप आर क्लियरली डिफाइंड, कि मैं किस व्यक्ति को रिपोर्ट करूंगा ये मुझे पता है। फॉर्मल के अंदर मेरे को पहले से बता दिया गया है कि मेरे सुपरवाइजर या मेरे हेड ये हैं। इट इज क्रिएटेड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ये ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए बनाया जाता है। इट कोऑर्डिनेट द एफर्ट ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके चीजें चलाते हैं। इट इज इंटेंशनली क्रिएटेड, और ये जानबूझ के क्रिएटेड किया जाता है ताकि क्या हो, एक सिस्टमेटिक वे में चीजें चलती रहें रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से। इट प्लेस मोर एम्फेसिस ऑन वर्क देन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इसमें आदमी अपने दोस्तों के या कलीग्स के साथ संबंध बनाने से उसको परहेज रखकर क्या करना होता है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना होता है। मीन टू से कि फॉर्मल में आदमी को ना तो इतनी छूट होती कि वो क्या करे कि अपने दोस्त कलीग्स के साथ बात कर ले या गॉसिप कर ले, ये सब चीजें उसमें नहीं होती। बस हम गए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और जो हमें कहा गया हमने वो कर दिया। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एडवांटेज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फिक्सेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी तय होती है, कौन आदमी क्या करेगा। ड्यूटीज क्लैरिफाइड है, एक आदमी को एक ही सुपरवाइजर से या एक ही हेड से कमांड्स मिलेंगी। ऑब्जेक्टिव अचीव करने में बहुत हेल्पफुल है, और स्टेबिलिटी आती है इसके अंदर, स्थिरता आती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। डिसएडवांटेज ऑफ फॉर्मल, डिले इन एक्शन, क्यों, क्योंकि प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है तो टाइम लगता है। इनिशिएटिव कम है, बस आओ और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को करने लगो अचीव, तो इसमें लैक ऑफ इनिशिएशन भी है। इग्नोर ह्यूमन एलिमेंट, ह्यूमन एलिमेंट को इसमें इग्नोर किया जाता है, क्यों, क्योंकि बस ह्यूमन को एक मशीन समझा जाता है कि ये रूल्स है, ये आपको इस हिसाब से काम करते रहना है। अब सबसे बढ़िया है इनफॉर्मल, यहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते, आदमी कलीग्स के साथ संबंध भी बनाता है, बातचीत भी करता है और खुशी से अपने काम करता रहता है। रेफर्स टू द नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशन, सोशल रिलेशन से समझिए सामाजिक रिलेशन, फॉर्मल में ऐसा नहीं होता। विच इमर्जन ऑन इट्स ओन, वो अपने आप हो जाते हैं ड्यू टू फॉर्मल रोल्स। जैसे मान लीजिए मैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा हूँ, मेरे साथ 4-5 लोग और कर रहे हैं, तो क्या होगा, हम सब आपस में ही बातचीत करने लग गए या इस तरह से चीजें, तो क्या होगा, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बन गई। तो याद रखना, फॉर्मल के ही अंदर इनफॉर्मल बनती है, समझना बात को। जैसे एक स्कूल है, एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, पर टीचर्स आपस में फ्री पीरियड में बैठकर बात कर रहे हैं, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही इनफॉर्मल बन गई, ये आपको याद रखना है। फीचर्स क्या है? इट्स ओरिजिनेट फ्रॉम विद इन फॉर्मल, मैंने आपको समझा दिया। द स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर इन्वॉल्व फ्रॉम ग्रुप नॉर्म्स, अब वो 4-5 टीचर्स ने अपना ग्रुप बना लिया, फिर उसके हिसाब से बातचीत कर रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, मन मर्जी से अपना एंजॉयमेंट कर रहे हैं, ये चीज, और अपने गोल्स के लिए डिस्कस भी कर रहे हैं, ये चीज। इट फॉलोज इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कमीशन,
कम्युनिकेशन, इसमें कोई व्यक्ति बॉस नहीं होता, कोई व्यक्ति हेड नहीं होता। जब ग्रुप बैठा होता है और बातचीत कर रहे होते हैं तो क्या होता है, सब उस वक्त बराबर होते हैं। ये नहीं कि कोई सुपीरियर है, कोई छोटा है, कोई बड़ा ना, उस वक्त सब दोस्त होते हैं। इट इमर्ज स्पॉन्टेनियसली, एग्जाम्पल इट इज़ नॉट डेलिबरेट। और ये अचानक से होता है, जैसे मैं ऑफिस में गया, नए ऑफिस में, और वहाँ पे लोग काम कर रहे थे, तो अचानक से मैंने 2-3 लोगों से अच्छे रिलेशन से बना लिए। ये नहीं कि पहले मेरे को मेरा हेड कहेगा कि इस व्यक्ति से बात करनी है, आप इसे और इसको रिपोर्ट करोगे, इस तरह नहीं, अचानक से बनते हैं। आसानी से समझिए, ट्रेन में जा रहे हैं, को पैसेंजर हैं बराबर वाली सीट पे, उससे बातचीत शुरू कर दी, इनफॉर्मल। इनफॉर्मल का मतलब जहां रूल्स एंड रेगुलेशन ना हो, आप अचानक से किसी से भी कम्युनिकेशन शुरू कर दो। इट इमर्ज्ड, ये तो हो गया। इट हैज नो डेफिनेट स्ट्रक्चर, और इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता कि ऐसे ही बात करनी है, पहले ये व्यक्ति बोलेगा ग्रुप के अंदर। फ्रेंड्स का जो ग्रुप होता है ना, आप ऐसे समझ लीजिए वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। एडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल के फायदे क्या है, लोग एक दूसरे से, अब ये 5 लोग बैठे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक दूसरे से क्या होगा, जल्दी जल्दी कम्युनिकेट कर सकते हैं इजीली, और वो भी क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन तो है नहीं। तो इनफॉर्मल में फास्टर कम्युनिकेशन, आदमी बैठ रहा है, एक दूसरे से बात कर रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, तो सोशल नीड्स भी पूरी होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव भी मदद करता है अचीव करने में। क्यों? क्योंकि जब आदमी अपने दोस्तों के साथ बात करेगा उसके अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसका मेंटल स्ट्रेस या वो चीज़ों को डिस्कस भी कर सकता है कि कैसे और चीज़ें अच्छी करी जा सकती है, तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल और जल्दी अचीव होगा। डिसएडवांटेज क्या है, इसमें भ्रम फैलने के बहुत वो रहते हैं। जैसे एक दोस्त ने कह दिया कि अरे वो तो ऐसे ही है, वो तो व्यक्ति बेकार है, तो क्या होगा, भ्रम बहुत जल्दी फैलेगा। प्रेशर ऑफ ग्रुप नॉर्म्स, फिर ग्रुप की बातें भी माननी पड़ती हैं। और रेजिस्टेंस टू चेंज, और चेंज लाने में इसमें क्या होती है, रोक लगने लगती है। क्यों? क्योंकि 4-5 दोस्त उसी तरह रोज अपना कर रहे हैं काम, बैठ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो इसमें चेंज को क्या होता है, रोक। चेंज के मतलब चेंज अगर कोई आ रहा है तो उसमें बाधा क्रिएट करता है। डेलीगेशन, इसमें अथॉरिटीज को क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर। मतलब अगर मेरा कोई सुपीरियर है, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, मान लीजिए मैं क्लर्क हूँ और कोई हेड क्लर्क है, तो उन्होंने अपनी अथॉरिटी सबऑर्डिनेट को, यानी मुझे क्या करी, ट्रांसफर करी, कि थोड़े से डिसीजन लेने की पावर दे दी। एंट्रस्टमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी, पर मेरी जिम्मेदारी भी बन गई कि मेरे को जो अथॉरिटी मिली है उसका मेरी जवाबदेही भी होगी। डेलीगेशन, delegation is the transfer of authority from superior to subordinate, entrustment of responsibility and creation of accountability for performance. एलिमेंट्स क्या क्या है, 3 एलिमेंट्स हैं। द फर्स्ट वन इज अथॉरिटी। अथॉरिटी क्या होता है कि डिसीजन लेने के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। जैसे शादी हो रही है किसी के घर में और 2 व्यक्ति हैं, मतलब 5-6 व्यक्ति हैं उस घर में, तो पर एक व्यक्ति मेन हेड है, उसने उन चारों को कह दिया कि 20-30 हजार तक का खर्चा तुम अपने से कर लेना, ये लो पैसे। समझ आ रहा? अथॉरिटी मतलब हक दे दिया। इट इज द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड हिज सबॉर्डिनेट्स एंड टू टेक एक्शन विद इन द स्कोप ऑफ हिज पोजीशन। आ रहा समझ में? वो पैसे खर्च करने का हक तो उस बड़े बुजुर्ग को था बस, पर उसने वो हक बांट दिया। रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी भी बटेगी, वो उनको जिम्मेदारी भी तो दी ना, तो वो भी उनको फुलफिल करनी होगी। इट इज द ऑब्लिगेशन टू कैरी आउट द असाइन ड्यूटी, अब जो उनको काम दिए गए वो उनकी जिम्मेदारी बन गया कि उनको वो करने ही करने हैं। अकाउंटेबिलिटी, अगर गलत किया तो उसकी जवाबदेही भी होगी। तो डेलीगेशन में 3 चीजें हैं, अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। आप इसको ऐसे याद रख लीजिएगा, रा शब्द, RAA रा, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड अथॉरिटी, रा। इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, क्यों जरूरी होती है अथॉरिटी को डेलीगेट करना। इफेक्टिव मैनेजमेंट, देखिए अगर अथॉरिटी, मैं उन 4 व्यक्तियों को अथॉरिटी ना दूं तो क्या होगा, मेरा काम जल्दी नहीं हो पाएगा। तो इफेक्टिव मैनेजमेंट होता है अथॉरिटी डेलीगेट करने से। फिर मोटिवेशन एम्प्लॉयज़ को मिलता है कि हमारा बॉस हम पे ट्रस्ट करता है, हमारे को अथॉरिटी दिया उसने इतना काम करने की, इतनी डिसीजन लेने की, तो एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर के बीच में ट्रस्ट बनता है।
बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, और फिर ये मैनेजमेंट की जो हायरार्की है, टॉप, मिडिल और लोअर लेवल। तो टॉप लेवल से चीजें मिडिल पे आती हैं अथॉरिटी, मिडिल से फिर लोअर लेवल पे आती है। तो ये मैनेजमेंट की हायरार्की में बेस है। एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट होता है इसके अंदर, ग्रोथ होती है और बेटर कोऑर्डिनेशन। क्यों? क्योंकि देखो मैंने अथॉरिटी दी है अपने सबॉर्डिनेट्स को, तो क्या होगा, वो मेरे साथ कोऑर्डिनेट भी करेंगे चीजों को। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का क्या होता है कि पावर्स को बस कुछ हाथों में रखना, वो सेंट्रलाइजेशन। कहने का मतलब है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टॉप लेवल है, मिडिल है, लोअर है, और टॉप लेवल को ही सब डिसीजन लेने का हक है, प्लानिंग करने का। मिडिल और लोअर को कुछ हक नहीं है। दैट इज सेंट्रलाइजेशन। इसको और आसान समझिए, आपका घर है, उसमें सारे डिसीजन लेने की पावर अगर आपके फादर को है, दैट इज सेंट्रलाइजेशन। एक व्यक्ति के हाथ में ही है ना डिसीजन लेने की पावर। डिसेंट्रलाइजेशन, आपके घर में सब अपने अपने डिसीजन खुद लेते हैं, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। जिसमें पावर्स, अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, सबऑर्डिनेट्स में बांट दी जाती है, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी powers refers to the systematic delegation of authority through all the level of management and in all the department except the to which can be exercised only at the central point। मीन टू से कि अथॉरिटी को डेलीगेट करना। डिसेंट्रलाइजेशन की इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों पावर्स को डिसेंट्रलाइज करना चाहिए? डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स। देखिए क्या होगा, उन्हें भी अब जब एक आदमी को अथॉरिटी मिल गई तो उसके साथ उसके पे रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आई और अकाउंटेबिलिटी भी आई, तो क्या होगा, इनिशिएटिव, उन्हें काम करने का मन करेगा, अचीवमेंट करने का मन करेगा। मैनेजरियल टैलेंट, फिर जब आदमी को जिम्मेदारी दी जाती है, टास्क दी जाते हैं, तो उसके अंदर कैपेबिलिटी बनती है कल को प्रमोट होने की। टॉप लेवल मैनेजमेंट को इसमें आसानी रहती है, उनको थोड़ी राहत मिलती है। क्यों? क्योंकि उनकी थोड़ी जिम्मेदारियां मिडिल में बट गई और फिर लोअर में बट गई, तो उनको भी फायदा है। बेटर कंट्रोल, कंट्रोल अच्छा बनता है इसके, और डिसीजन जल्दी ले लिया जाता है। क्यों? वरना पहले लोअर लेवल वाले को मिडिल के पास चीजें भेजनी होंगी, मिडिल वाले को टॉप लेवल के पास, तो इसमें डिसीजन बहुत जल्दी ले लिया जाता है। और ग्रोथ इसमें बहुत ज़्यादा तेजी से होती है, क्योंकि जहाँ पे भी डिसीजन मेकिंग पावर जल्दी होगी वहीं पे ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो उम्मीद है गाइज आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप। और अगर आप हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल के ज्वाइन बटन पे वहाँ पे क्लिक करके आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। और इनके नोट्स तो देखिए हम आपको इजीली प्रोवाइड करा ही देंगे डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपकी कोई क्वेरी है या केस स्टडी से संबंधित कोई सजेशंस चाहते हैं, सो यू मे आस्क टू अस इन दी कमेंट बॉक्स, वी विल रिप्लाई इन दी वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है गाइज, और पेपर ये की प्लानिंग अभी से ही शुरू कर दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। इसमें आपको ध्यान रखना है कि चीज़ें जितना जल्दी हो सके सिलेबस और प्रैक्टिस सेट, और आप अपना टीचर से डिस्कशन कि केस स्टडीज को कैसे और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए, वो चीज़ जरूर कीजिएगा। प्रीवियस ईयर के कम से कम 5 साल के पेपर्स को लगा प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा, एंड यू विल गेन मोर देन 99, आई एम श्योर अबाउट दैट। सो ठीक है गाइस, धन्यवाद।